तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आया हूं। आज मैं 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आया हूं और 12th बायोलॉजी में जो हमारी अभी टॉपिक चल रही है उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन को मैंने पिछले एपिसोड में अर्थात आखिरी वीडियो में इन डिटेल इन डेप्थ समझा दिया था। वीडियो में मैंने गुरु बीजाणु जनन को इन डिटेल इन डेप्थ समझा दिया था। और आज का जो टॉपिक होने वाला है अभी तक देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया है कि लघु बीजाणु कैसे बनता है और गुरु बीजाणु कैसे बनता है। दोनों पर इन डिटेल इन डेप्थ चर्चाएं हो चुकी है। अब चर्चा होगा परागन पर है और गुरु बीजाणु बन चुका है। तो परागकण अब मादा युग्मक अर्थात गुरु बीजाणु तक पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा उसी को कहते हैं परागन। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है परागन या पॉलिनेशन। परागन या पॉलिनेशन। सवाल उठता है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं या परागन किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक प्रारूपिक पुष्प है और पुष्प में 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग, ये 4 चक्र होते हैं। तो यह है पुमंग। पुमंग का इकाई पुंकेसर होता है और पुंकेसर के सबसे ऊपरी शिरा को परागकोश कहते हैं और परागकोश में परागकण बनता है। तो किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकल करके किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। फिर से सुनिएगा और परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकल करके पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। यहां से निकला परागकोश से परागकण और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आ गया। यहां से यहां तक जो पहुंच रहा है उसी क्रिया को कहते हैं परागन। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकल करके पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार का होता है। परागन 2 प्रकार का। कहोगे कौन कौन सा सर? तो एक होता है स्वपरागन, एक होता है स्वपरागन जिसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागन। दूसरा जो होता है देवियों और सज्जनों उसे बोलते हैं परपरागन। दूसरा को बोलते हैं परपरागन जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको क्रॉस पॉलिनेशन या इसी को कहते हैं जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी कहा जाता है परपरागन को। किसको? परपरागन को। तो सवाल उठता है स्वपरागन किसे कहते हैं और परपरागन किसे कहते हैं। सवाल उठता है स्वपरागन किसे कहते हैं और परपरागन किसे कहते हैं। परागन द्विलिंगी पुष्प में होता है, परपरागन द्विलिंगी या एकलिंगी किसी पुष्प में हो सकता है, लेकिन स्वपरागन द्विलिंगी पुष्प में ही सामान्यता होता है।
सामान्यतः द्विलिंगी पुष्प में। तो किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के, जैसे ये अगर कोई पादप है तो एक पादप पर बहुत सारे पुष्प लगते हैं, एक पादप पर बहुत सारे पुष्प लगते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी एक पादप पर ध्यान से समझिए बाबू, बहुत सारे पुष्प लगते हैं, बहुत सारे पुष्प लगते हैं। एक यहां पुष्प लगा और मान लेते हैं एक यहां पुष्प लगा, यहां पुष्प लगा। तो ये जो पुष्प लगा यहां से परागकण निकल करके या यहां से परागकण निकल करके इस पर आ गया, तो भी ये स्वपरागन ही है। तो किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। तो उसे बाबू क्या बोलते हैं? स्वपरागन। अब परपरागन किसे कहेंगे? तो परपरागन ध्यान से समझिए, अब एक ही जाति के पादप होगा, एक ही जाति एक होगी लेकिन पादप अलग अलग होगा। तो परागन की वैसी विधि जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके उसी जाति के किसी अन्य पादप के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसे हम परपरागन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परागन की वैसी विधि, परागन की वैसी विधि जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके उसी जाति के किसी अन्य पादप के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसे हम परपरागन कहते हैं। तो उसे हम बाबू क्या कहते हैं? परपरागन कहते हैं। तो पहला बात मैंने आपको स्वपरागन पढ़ा दिया, दूसरा बात परपरागन पढ़ा दिया। दोनों का परिभाषा क्लियर हो गई। स्वपरागन भी दो प्रकार का, स्वपरागन भी दो प्रकार का। पहला होता है स्वयुग्मन, जिसे बोलते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। और दूसरा होता है, पहला स्वयुग्मन और दूसरा सजात पुष्पी परागन। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागन, सजात पुष्पी परागन। पहला है आपका स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी परागन, जिसे बोलते हैं जिटनोगेमी, जिसे कहा जाता है जिटनोगेमी। तो अभी हम समझाते हैं सबसे पहले स्वयुग्मन क्या होता है और दूसरा सजात पुष्पी परागन क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वयुग्मन पर और दूसरा डिस्कस करेंगे सजात पुष्पी परागन। तो वैसा स्वपरागन जिसमें परागकण किसी पुष्प के परागकोश से, वैसा स्वपरागन जिसमें परागकण किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से निकल करके उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। वैसा स्वपरागन की वैसी विधि जिसमें पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं।
तो उसे हम बाबू क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। दूसरा है सजात पुष्पी परागन, जिटनोगेमी। दूसरा क्या है? जिटनोगेमी। तो यहां पर देखिए, तो स्वपरागन की वैसी विधि जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से, जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से, जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकल करके उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागन। अर्थात स्वपरागन में एक बात याद रखिए, पादप समान होगा, पादप समान। तो जब एक ही पुष्प पर होंगे तो उसे कहेंगे स्वयुग्मन, और जब अलग अलग पुष्प पर होंगे तो उसे बोलेंगे सजात पुष्पी परागन। जब एक ही पुष्प पर होंगे तो उसे स्वयुग्मन कहेंगे, और जब अलग अलग पुष्प पर होंगे तो उसे हम बाबू सजात पुष्पी परागन कहेंगे। आपको स्वपरागन क्या समझाई? स्वपरागन। और अब है स्वपरागन का अनुकूलन। स्वपरागन के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन के लिए अनुकूलन, स्वपरागन के लिए अनुकूलन। तो सबसे पहला अनुकूलन समकालपक्वता, जिसे बोलते हैं होमोगेमी। तो नॉर्मली मैंने बताया स्वपरागन द्विलिंगी पुष्पों में सामान्यता होती है, और यह एक द्विलिंगी पुष्प है, यह एक द्विलिंगी पुष्प है। ध्यान से समझिए, यह एक द्विलिंगी पुष्प है। यह क्या है बाबू? एक द्विलिंगी पुष्प है। और द्विलिंगी पुष्प का यह है पुंकेसर का परागकोश, और यह है स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र। मानो कि आज परिपक्व हो रहा है पुंकेसर का परागकोश, और कल जाकर के परिपक्व होगा स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, तो यहां पर स्वपरागन होगा ही नहीं, क्योंकि इसका टाइमिंग कुछ और है, इसका टाइमिंग अलग है। जब दोनों का टाइमिंग अलग अलग होगी तो स्वपरागन संभव नहीं होगा। तो दोनों जो परिपक्व होनी चाहिए समान समय में, अर्थात वे पुष्प जिसके पुंकेसर के परागकोश और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समकाल पक्वता। पहला अनुकूलन क्या हो गया? समकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता कौन कौन से ऐसे पुष्प हैं जिसमें समकाल पक्वता पाई जाती है? तो सबसे पहला गुलाबास, दूसरा सदाबहार। गुलाबास और सदाबहार ऐसे पादप हैं और इसमें ऐसे पुष्प लगते हैं जिसके पुंकेसर के परागकोश और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। दोनों बाबू एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। दूसरा जो है बाबू वो है अनुन्मिल्य परागन। अनुन्मिल्य परागन, क्लिस्टोगेमी। अनुन्मिल्य परागन को क्लिस्टोगेमी, दो शब्द और जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आप लोग ध्यान से समझ जाइए। एक को कहते हैं उन्मिल्य
और एक को बोलते हैं अनुन्मिल्य। एक होता है उन्मिल्य पुष्प और दूसरा होता है अनुन्मिल्य पुष्प। अब सवाल उठता है उन्मिल्य पुष्प, जैसे आप रोजाना गुलाब को देखते हैं, गुलाब को देखते हैं, रोज रोज को देखते हैं। आप लोग रोज रोज किसको देखते हैं? रोज को देखते हैं। जब रोज को ऑब्जर्व करते हैं आपको मालूम चलता है कि रोज जब तक खिलता नहीं है तब तक आप उसे तोड़ते नहीं है। अर्थात रोज को रोज रोज आप कलिका बर्ड स्टेज में नहीं तोड़ते हैं, जबकि वही जब ब्लूमिंग कर जाता है, खिल जाता है, तो आप उसे तोड़ लेते हैं। उसे क्या कर लिए? तोड़ लिए। अर्थात गुलाब जितने भी हैं वो सब के सब खिलते हैं। जितने भी गुलाब हैं वो सब के सब खिलते हैं। तो जो पुष्प खिलते हैं, जो पुष्प खिलते हैं उसे उन्मिल्य पुष्प कहते हैं, और जो पुष्प कभी नहीं खिलते हैं उसे अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं। जो पुष्प खिलते हैं उसे उन्मिल्य पुष्प कहते हैं, और जो पुष्प कभी नहीं खिलते हैं उसे अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं। उसे बाबू क्या कहते हैं? अनुन्मिल्य पुष्प। और जो हमेशा खिल गए उसे उन्मिल्य पुष्प। अच्छा बताइए, जब ये पुष्प चारों तरफ से ढका हुआ रहेगा, अगर ये पुष्प है, इसमें स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, इसमें स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। स्त्री केसर और पुंकेसर सब के सब हमेशा ढका हुआ है, अर्थात ये खिला नहीं है। और जब खिला नहीं है, ये ढका हुआ है, ये खिला नहीं है और ये ढका हुआ है, इसमें तो बाहर से परागकण आने की कोई संभावना ही नहीं है। हमेशा जब भी इसमें परागन की क्रिया संपन्न होगी, इसी पुष्प के परागकण निकल करके पहुंचेगा। अनुन्मिल्य परागन होते हैं, अर्थात अनुन्मिल्य पुष्प होते हैं, वो कभी नहीं खिलते हैं। और जब कभी नहीं खिलते हैं, जब कभी नहीं खिलते हैं अर्थात उसमें स्वपरागन ही होगा, तो दूसरा इसका एडेप्टेशन क्या हो गया? अनुन्मिल्य परागन, क्लिस्टोगेमी। पहला हो गया समकालपक्वता, होमोगेमी। होमोगेमी का एग्जाम्पल गुलाबांस, सदाबहार। और दूसरा है अनुन्मिल्य परागन, क्लिस्टोगेमी। क्या होगा? इसका होगा जंकस, वायोला, ऑक्जेलिस। क्या क्या? जंकस, वायोला, ऑक्जेलिस। ये सब के सब जो है, चाहे जंकस हो, वायोला हो, ऑक्जेलिस हो, जंकस हो, वायोला हो, ऑक्जेलिस हो, ये सब में पुष्प जो होता है अनुन्मिल्य होते हैं। और जब अनुन्मिल्य पुष्प होगा उसमें परागन की क्रिया भी अनुन्मिल्य परागन ही होगा, अनुन्मिल्य परागन ही होगा। और एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल ड्रोसेरा भी होता है। ड्रोसेरा, जंकस, वायोला, ऑक्जेलिस, ये सब के सब जो फ्लावर हैं, सभी फ्लावर में कौन सा परागन देखने को मिलता है? अनुन्मिल्य परागन देखने को मिलता है। तो स्वपरागन के लिए अनुकूलन क्या क्या हुआ? समकालपक्वता, अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र समान समय पर परिपक्व होनी चाहिए। और दूसरा अनुन्मिल्य परागन, इसमें पुष्प जो कभी नहीं खिलता है उसको अनुन्मिल्य परागन होता है उसमें, अर्थात जो पुष्प कभी नहीं खिलता है उसे अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं, और उसमें जो परागन होता है उसे अनुन्मिल्य परागन कहते हैं। और जब पर पुष्प कभी खिला ही नहीं, उसमें परागन की क्रिया केवल स्वपरागन ही होगा। के बाद है स्वपरागन के लाभ। स्वपरागन के
लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सवाल उठता है कि स्वपरागन का लाभ क्या क्या है, स्वपरागन का लाभ क्या क्या है। जब यहां से यहीं पर परागकण पहुंच रहा है तो इसमें ज्यादा परागकण की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहला, कम परागकण बनते हैं, कम परागकण बनते हैं। जब आप काम कम कीजिएगा तो ऊर्जा की भी खपत कम होगी, अर्थात इसमें ऊर्जा की भी कम जरूरत होती है, कम जरूरत होती है। पहला बात, इसमें कम परागकण बनते हैं और इसमें ऊर्जा की भी जरूरत बहुत ही कम होती है। दूसरा बात, ये इसमें शुद्ध नस्ल बरकरार रहते हैं, बरकरार रहते हैं। याद रखिएगा, इसमें शुद्ध नस्ल बरकरार रहते हैं। जो पहला पादप है और अच्छे गुण है वो लगातार बने रहेंगे। ऐसा नहीं है ये दो या अधिक पादपों के गुणों का सम्मिश्रण है, ऐसा नहीं है। इसमें केवल चूंकि शुद्ध नस्ल बरकरार रह रहा है तो इसमें मिश्रण नहीं होगा और अच्छे गुणों को लंबे समय तक एकत्रित करके रखा जा सकता है। जब इसमें परागकण यहां से निकल करके यहीं आ रहा है, इस पुष्प को सुगंध उत्पन्न करने के लिए कोई आवश्यक नहीं, इसमें सुगंध जरूरी नहीं है, रंग जरूरी नहीं है, सुगंध जरूरी नहीं है, रंग जरूरी नहीं है और ना ही मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता पड़ती है। ना ये सुगंध इस उत्पन्न करता है, ना ये रंग उत्पन्न करता है और ना ही मकरंद स्रावित करता है। स्वपरागन के लाभ में ये कम परागकण बनाता है जिससे इसमें ऊर्जा की बचत होती है। ये शुद्ध नस्ल बरकरार रखते हैं, सुगंध रंग मकरंद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुद्ध बीज प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध बीज प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त किया जा सकता है? शुद्ध बीज प्राप्त किया जा सकता है। और पांचवा, स्वपरागन के अवसर अधिक होते हैं, स्वपरागन के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि इसे किसी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। चूंकि इसे बाह्य कारक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है इसीलिए स्वपरागन के अवसर भी अधिक होते हैं। ये था स्वपरागन के लाभ। अब है स्वपरागन की हानि। है स्वपरागन के लाभ। अब दूसरा जो है स्वपरागन की हानि, स्वपरागन की हानि उसका था एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसका होगा डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हानियां क्या क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का हानि क्या क्या है, चलिए इस पर चर्चा कर देते हैं। तो इससे जो बीज उत्पन्न होगा, इससे जो बीज उत्पन्न होगा वो कम संख्या में, इससे उत्पन्न बीज संख्या में कम होते हैं और हल्के होते हैं। इससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो कम संख्या में होते हैं और हल्के होते हैं। पहला नंबर, इससे बीज कम संख्या में और हल्के होते हैं। तो दूसरा जो होगा गुण, इससे स्वपरागन में अच्छे पादपों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है। अच्छे पादपों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है। स्वपरागन से अच्छे पादपों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है। तीसरा बात, इसमें केवल एक ही पादप के लक्षण होते हैं। इसमें केवल एक ही पादप के लक्षण होते हैं। इसमें बाबू केवल एक ही पादप के
लक्षण होते हैं। और स्वपरागन से उत्पन्न पादप दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। इसमें केवल एक ही पादप के गुण आते हैं, लक्षण आते हैं। स्वपरागन से उत्पन्न पादप दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। स्वपरागन से उत्पन्न पादप दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या चीज? तो इसमें विकास की संभावना बहुत कम होती है। इसमें विकास की संभावना बहुत कम होती है। इसमें विकास की संभावना बहुत कम होती है। इसमें बाबू विकास की संभावना बहुत कम होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।